हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स मंडे की इस वीडियो में, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के कंटिन्यू क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चंस और इस वीडियो में देखेंगे जो स्पेसिफिकली जेई एडवांस्ड के बच्चों के लिए हैं, मतलब थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 से। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या है, एक फिगर, दो इंक्लाइन प्लेन है ए एंड बी एट डिफरेंट इंक्लिनेशन। एक की इंक्लिनेशन 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, दूसरे की 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली फ्रॉम इंक्लाइन ए। एक बॉल को 10√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्लाइन प्लेन ए से प्रोजेक्ट किया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी गिवन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है इनिशियल वेलोसिटी का, सच दैट ये बॉल इंक्लाइन प्लेन बी पे परपेंडिकुलरली जाके हिट हुई। ये बात भी गिवन है कि इंक्लाइन प्लेन बी को भी इसने 90 डिग्री एंगल पे फाइनली हिट किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी, इस फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इंक्लाइन प्लेन बी के परपेंडिकुलर होगी। फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट इस मोशन का, एम से एन तक की मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। फॉर्मूला ऑब्वियसली नहीं लगा सकते क्योंकि फॉर्मूला हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए पढ़ा था, और इवन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन भी होता तब भी मैंने तुम्हें यही सजेस्ट किया है कि किसी भी चीज के फॉर्मूले मत रटो, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। सेकंड पार्ट है फाइंड फाइनल स्पीड, ये वी की वैल्यू बतानी है। टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। थर्ड पार्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा एम से एन तक को मिलाने वाला वेक्टर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर। एंड फोर्थ पार्ट है हाइट ऑफ पोजीशन एम अबव ग्राउंड। ठीक है, ये हाइट एम पोजीशन की जो हाइट है ग्राउंड से, ये भी हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइनल वेलोसिटी, ये हाइट एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माने ये एम से एन तक का वेक्टर, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन चारों सवालों को करने के लिए स्टेप, काम करने का तरीका अपना वही रहेगा। स्टेप 1, हम अपने पसंद की एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज करेंगे। हम एक्सिस कुछ ऐसी चूज करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान रहे, हमें कम से कम कंपोनेंट्स लेने पड़े। तो सोच के देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, फाइनल वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन बी के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों इंक्लाइन प्लेन ध्यान से देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस और दूसरे इंक्लाइन प्लेन को वाई एक्सिस मान लूं, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स तो इन एनी केस लेने ही पड़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ना हॉरिजॉन्टल के अलोंग है ना वर्टिकल के अलोंग है। हाँ, एक्सलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सलरेशन प्योरली वर्टिकल डाउन में होती है। तो उसके फर्दर इस, अगर मैं एक्स एक्सिस इंक्लाइन प्लेन ए के अलोंग ले रहा हूँ और वाई एक्सिस इंक्लाइन प्लेन बी के अलोंग ले रहा हूँ, तो एक्सलरेशन वेक्टर के मुझे कंपोनेंट करने पड़ेंगे, जो कि इन जनरल अपने को इंक्लाइन प्लेन के सवालों में करने भी पड़ते ही हैं। तो स्टेप 1 अपना क्या रहेगा, मैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन को मान रहा हूँ ऑरिजिन, एंड या एम पॉइंट अपना ऑरिजिन है, और एक्स एक्सिस में मान रहा हूँ डाउन द इंक्लाइन। तुम चाहो तो अप द इंक्लाइन भी मान सकते हो। तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, एंड ऊपर की तरफ या इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस। तो तुम बोल सकते हो इंक्लाइन प्लेन बी जो है वो प्योरली वाई एक्सिस के पैरेलल है, इंक्लाइन प्लेन ए जो है वो प्योरली एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस क्वेश्चन में। तो एक बार लिस्ट बनाते हैं, ए से बी तक की मोशन की लिस्ट बना के देखते हैं क्या क्या हमें पता है, क्या क्या हमें निकालना है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी की लिस्ट में इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ध्यान से देखो 0 है। पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी प्योरली वाई एक्सिस में है, मतलब यू वाई की वैल्यू है 10√3। ठीक है, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन के मुझे कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। एक्सलरेशन लगती है वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में, ये अपनी एक्सलरेशन होती है जी की, वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में। तो ये एक्सलरेशन ना तो वाई एक्सिस के अलोंग है और ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस एक्सलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इस तरह एक्स एक्सिस के अलोंग और एक नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, सोच सकते हो आराम से। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। तो g cos 60, I can say g cos 60 degree is the component of acceleration along x-axis, and y-axis के along component जो बन जाएगा that is g sin 60 with a negative sign। ठीक है, नेगेटिव y-axis के along acceleration के component हो गए। ठीक है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये अपना थर्ड पार्ट भी है क्वेश्चन का। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट्स में अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट होगा, सोच के देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट बनेगा, मतलब ये पॉइंट को अगर मैं कुछ नाम रख दूं ओ,
तो O से लेकर M तक, ठीक है, M का नाम O नहीं है, ये ओरिजिन को O नहीं कह रहा हूं मैं, ओरिजिन यहाँ पे M पॉइंट है, O पॉइंट जहां इंक्लाइन प्लेन्स मीट कर रहे हैं। तो M से लेकर O तक का जो डिस्टेंस होगा, MO डिस्टेंस, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट विच इज क्वेश्चन मार्क। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट हो जाएगा ये डिस्टेंस O से n तक का जो वेक्टर बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इज ON वेक्टर विच इज अगेन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के x कंपोनेंट y कंपोनेंट हमें नहीं पता, तीसरा सवाल भी है। इसके बाद आता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, देखो ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी पूरी की पूरी x एक्सिस के अलोंग है, इंक्लाइन प्लेन B के परपेंडिकुलर होना, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो इंक्लाइन प्लेन B के परपेंडिकुलर होना मतलब x एक्सिस के अलोंग होना, क्योंकि x एक्सिस भी इंक्लाइन प्लेन B के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये पूरा का पूरा v ही x कंपोनेंट है विच इज क्वेश्चन मार्क, एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट है 0। इसके अलावा बचता है टाइम की टर्म, तो टाइम तो हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन है ही। तो ये अपनी लिस्ट है A से B तक की, x डायरेक्शन की एंड y डायरेक्शन की। तो सबसे पहली इक्वेशन कौन सी सबसे अप्रोप्रिएट इक्वेशन बैठेगी, जिस लिस्ट में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, हम उस लिस्ट को पहले यूज करना पसंद करेंगे। तो y डायरेक्शन वाली लिस्ट को देखें तो u पता है, a पता है एंड vy पता है, u a और v पता है, तो s और t सॉल्व हो जाएंगे यहां से। जो t सॉल्व होगा y डायरेक्शन की लिस्ट से, उसको हम लेफ्ट वाली लिस्ट में भी डाल सकते हैं। लेफ्ट वाली लिस्ट में क्योंकि टाइम के तो कोई कंपोनेंट होते नहीं है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, जो टाइम वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा वही टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग भी लगेगा। तो मोशन तो क्योंकि एक ही है, तो जैसे ही टाइम सॉल्व होगा तो एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में हमें u पता है, a पता है, टाइम के सॉल्व होने की देर है, टाइम सॉल्व होते ही ये MO डिस्टेंस एज वेल एज v की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी। तो आराम से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को करने के लिए u, a और v पता है y डायरेक्शन में, t की वैल्यू सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लगा रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन वाई डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। vy की वैल्यू 0, लिस्ट में से सिंपली कॉपी करते हुए vy 0 है, uy है 10√3, uy इज 10√3, एक्सलरेशन का y कंपोनेंट है माइनस जी साइन 60, जी साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 इंटू जी, जी इज 10, तो 10 इंटू √3/2 हो जाएगा 5√3। तो एक्सलरेशन का y कंपोनेंट इज 5√3 इंटू टाइम इज t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से इस प्रोजेक्टाइल मोशन का आ रहा है 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में ये प्रोजेक्टाइल एन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। आंसर नंबर 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया था, स्पीड, फाइनल स्पीड v पूछी गई थी। तो टाइम की वैल्यू पे टिक मार्क बढ़ चुका है अपना, टाइम सॉल्व हो गया है, तो ये टाइम हमारा एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में भी काम आ रहा है। तो u, a और t पता है, अब हमें u, a और t पता है एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में। तो v की वैल्यू पूछी गई है सेकंड पार्ट में, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन इज vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हुए vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालना है हमें, जबकि v के बराबर है, पूरी की पूरी फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही है। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 है, लिस्ट से सिंपली डाटा उठा रहा हूं। एक्सलरेशन का x कंपोनेंट g cos 60 है, मतलब 10 इंटू हाफ दैट इज 5, एंड टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड्स। तो यहां से v सॉल्व हो गया अपना 10 मीटर पर सेकेंड। सारा डाटा हमें SI यूनिट्स में दे रखा है, तो SI यूनिट्स में हमारे सिंपली आंसर्स आ रहे हैं। आंसर नंबर 2, फाइनल स्पीड इंक्लाइन प्लेन B को हिट करते वक्त जो होगी इस प्रोजेक्टाइल की, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालने, मतलब इन दोनों चीजों पे हमारी नजर है, बाकी सब हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये sx एंड sy भी फटाफट आ जाएंगे। कैसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में, जिससे ये MO डिस्टेंस एंड NO डिस्टेंस सॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों सॉल्व होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम M से N तक का डिस्टेंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है हमारा O से M तक का डिस्टेंस, एंड ux है 0, ax है 5 एंड t हम सॉल्व कर चुके हैं 2। तो डाल देता हूं डिस्प्लेसमेंट m से o तक का डिस्टेंस, ux है 0,
टाइम है 2 सेकेंड, ax है 5, टाइम है 2 सेकेंड। तो ये बन गया 0 इंटू 2 तो हट ही गया, दैट इज 0। तो 5 इंटू 4 20/2, 10 मीटर का ये डिस्टेंस आ गया MO डिस्टेंस। दिस इज डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट के लिए सिमिलर इक्वेशन अपनी UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट विच इज NO डिस्टेंस, n से o तक का डिस्टेंस, यहां से यहां n से o तक के डिस्टेंस में uy की वैल्यू डलेगी 10√3, ay की वैल्यू इज -5√3, g sin 60 इज √3/2, g इज 10। तो uy को डाल रहा हूं 10√3, ay को डाल रहा हूं -5√3, टाइम वही अपना 2 सेकेंड। तो uy इज 10√3 इंटू टाइम सॉल्व कर चुके हैं हम 2 सेकेंड, प्लस हाफ ay इज -5√3 इंटू टाइम का स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर। तो NO डिस्टेंस यहां से आ रहा है 20√3 माइनस, ये बन जाएगा एक 2 से ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5√3 इज 10√3। तो NO डिस्टेंस बन रहा है 10√3। तो आई कैन से देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया था। डायरेक्शन तो वही m से n हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो यही है अपनी m से n तक। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, OM स्क्वायर और ON स्क्वायर की स्क्वायर एडिशन एंड उसका रूट। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज OM का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर का रूट, जो कि सिंपली आ रहा है रूट ऑफ OM का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर मतलब 10√3 का स्क्वायर। तो ये बन रहा है 10 का स्क्वायर तो कॉमन ही निकल जाएगा, रूट में बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 1 + 3, 1 + 3 इज 4, 4 का रूट 2। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है 20 मीटर्स। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर नंबर 3। और फोर्थ पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में पूछा गया था हाइट ऑफ पोजीशन M अबव ग्राउंड, कि मतलब कितनी हाइट से इस बॉल को फेंके कि ये बॉल दूसरे इंक्लाइन पे जाके परपेंडिकुलरली हिट हो। तो ये हाइट h पूछी गई थी। तो ये हाइट कैसे निकलेगी, ये OM डिस्टेंस हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इस ट्राइंगल पे फोकस करो, देखो ट्राइंगल OM और इसका कुछ नाम रख दो x। तो इन ट्राइंगल OMX हमें OM डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट था ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको sin 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये MX लेंथ आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल OMX लिख रहा हूं फोर्थ पार्ट को करने के लिए, इन ट्राइंगल OMX H जो है, जो अपना आंसर है दैट इज OM इंटू sin 30। OM की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, OM था 10 मीटर, तो 10 मीटर इंटू sin 30, बहुत ही सिंपल। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की बहुत सिंपल है, बट एनालिसिस हमें सारी तरह का करना पड़ गया है इस क्वेश्चन में। या तुम बोल सकते हो ये JEE एडवांस के हिसाब से कॉम्प्रीहेंशन वाला सवाल है, जिसमें बहुत सारी चीजें वेरिएबल्स हैं। तो 5 मीटर की हाइट से, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट से बॉल को फेंका गया होगा ताकि दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे भी वो जाके परपेंडिकुलरली हिट हो। तो आई होप सोल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी सजेस्ट मैं यही करता हूं कि भाई क्वेश्चन को पढ़ते ही एक बार वीडियो पॉज करके तुम खुद से ट्राई किया करो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। In ground to ground projectile motion, wind flows towards east and applies a constant force on the projectile whose magnitude is same as that of projectile। ठीक है, मतलब नॉर्मली अपना जो प्रोजेक्टाइल होता था वो कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन अपन ने देखी। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड से ग्राउंड वाली प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी u, ये एंगल थीटा लेते हुए हमने सारे फॉर्मूले भी डिराइव किए। अब ये कह रहे हैं कि जो हम एजम्पशन लिया करते थे कि हवा की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, अब कहा जा रहा है कि हवा की वजह से भी फोर्स लग रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये राइट साइड जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ हवा चल रही है, ईस्ट की तरफ हवा चल रही है कुछ इस तरह से, और विंड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो वेट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब mg जितना फोर्स विंड की वजह से राइट साइड में बॉल पे लग रहा है। तो यहां कहीं भी अगर बॉल होगी तो आई कैन से एक तो उसके ऊपर खुद का वेट तो लगेगा ही m इंटू जी, और एक हवा की वजह से फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है अब इस बार। तो हम बोल सकते हैं इसकी वजह से एक्सलरेशन आती थी, एक्सलरेशन का y कंपोनेंट अपन -g लिखा करते थे, तो इसकी वजह से एक्सलरेशन का x कंपोनेंट और पैदा हो गया, मतलब विंड की वजह से एक्सलरेशन g की एक्सलरेशन अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी आ गई।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्कुल वही लेके चल रहा हूं जो अपन ओरिजिनली डेरिवेशंस में लेके चलते थे, मतलब राइट साइड अपनी एक्स एक्सिस है एंड वर्टिकली ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, स्टार्टिंग पॉइंट अपना ओरिजिन है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए हमारी सारी लिस्ट सेम है, बस एक्सलरेशन की एक्स कंपोनेंट, एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया। तो एक बार मैं दोबारा से उस लिस्ट को लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है u sin थीटा। एक्सलरेशन का x कंपोनेंट जो कि पहले 0 हुआ करता था अब वो प्लस g है, एक्सलरेशन का y कंपोनेंट माइनस g है एज यूजुअल। हमें निकालना क्या है, थीटा की वैल्यू बतानी है फॉर मैक्सिमम रेंज। चलो एक बार लिस्ट बनाते हैं u और थीटा के टर्म्स में, फिर सोचते हैं क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट रेंज के बराबर है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, जिसकी वैल्यू भी अब हमें यहाँ नहीं पता है क्योंकि डाटा चेंज हो गया है, तो हम फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट 0 हम अभी भी बोल सकते हैं क्योंकि इस O पॉइंट से और इस A पॉइंट तक जब बॉल पहुंचेगी तो सारी की सारी O से लेकर A तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो प्योरली एक्स एक्सिस के अलोंग है। OA लाइन इज प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट 0। फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क एंड टाइम मुझे नहीं पता, तो t की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो t एंड जो भी चीजें, अब यहाँ पर रेंज का एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, जैसे हम नॉर्मल अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का एक फॉर्मूला निकालते थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी एक रेंज का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि वो रेंज मैक्सिमम कब होगी। मतलब जिस तरह से हमने थ्योरी को डील किया था उसी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो कैसे करा था हमने, रेंज की वैल्यू कैसे निकली थी, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व हुआ था, बिल्कुल सेम वही काम। देखो u की वैल्यू वाई डायरेक्शन वाली लिस्ट में हमें u पता है, a पता है, s पता है, तो t सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन में लगा रहा हूं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अच्छी बात क्या है, ये इक्वेशन में इस y डायरेक्शन वाली लिस्ट में कोई चेंज ही नहीं हुआ, ध्यान से देखो u वाई भी यही था, a वाई भी यही था, एस वाई भी यही था, तो टाइम भी हेंस सेम ही सॉल्व होके आएगा। कर भी देता हूँ दोबारा एक बार, एस वाई इज इक्वल टू 0 है एंड यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा पुट कर दी एंड टाइम निकालना है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस ए वाई की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। एक टाइम की टर्म कॉमन निकल के 0 में चली जाएगी और जो टाइम बचा यहाँ पे सेम फॉर्मूला निकलता हुआ नजर आ रहा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ऑब्वियसली सेम होना भी चाहिए क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी हवा चल रही है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग चल रही है। एक तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो डायरेक्शंस होती हैं सारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, मतलब टोटल मिला के 6 डायरेक्शंस है अपनी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, पांचवी कौन सी, वर्टिकल अप, छठी कौन सी, वर्टिकल डाउन। तो ध्यान रखना, ईस्ट नॉर्थ को वर्टिकल अप मत बोल देना गलती से भी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आ रहा है 2u साइन थीटा बाई जी। इस टाइम को उठा के अपन एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में भी पुट कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन की लिस्ट में, क्योंकि अब हमें टाइम मिल गया है। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पता है, एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट जो कि अब 0 नहीं है वो भी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट यानी रेंज सॉल्व हो जाएगा। अगले पेज पे जा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, जिसमें अपनी ओरिजिनल डेरिवेशन में ये ए एक्स टी स्क्वेयर वाली टर्म 0 हो जाया करती थी, या ए एक्स 0 था, अब वो नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम है u cos थीटा, टाइम की वैल्यू भी सेम है 2u साइन थीटा बाई जी, लेकिन ये जो प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर वाली जो टर्म है ये एक्स्ट्रा आ गई है, ए एक्स है g के बराबर प्लस g के बराबर एंड टाइम का स्क्वेयर माने 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी स्क्वेयर। तो ये एक्सप्रेशन जो बन रहा है, रेंज का जो एक्सप्रेशन बन रहा है, दैट इज फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म तो अपनी वही पुरानी वाली रेंज है, जब हवा नहीं चलती होती थी तो जो रेंज बनती थी वो ये थी 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। जो दूसरी टर्म बन रही है उसमें एक 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 इंटू 2 4, एक g से स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, तो दूसरी टर्म में क्या बन रहा है 2u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी। तो रेंज का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, एक दूसरी टर्म एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, अब कंबाइंड इस पूरी चीज को अगर हमें देखना है तो ये पूरी चीज मैक्सिमाइज करनी है। हम चाहते क्या है कि रेंज मैक्सिमम हो जाए इस प्रोजेक्टाइल की चलती हुई हवा में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिख रहा है, r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिख रहा है। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में
थीटा की वैल्यू बताओ ताकि आर का मैक्सिमा आ जाए। मैक्सिमा मिनिमा का फंडा लगा दो। अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x होता था तो y का मैक्सिमा कब आता था? जब dy बाई डी एक्स जीरो हो। सिमिलरली मैं यहां पे बोल सकता हूं फॉर आर मैक्स कंडीशन क्या होगी? डी आर बाई डी थीटा को जीरो कर दो। डी आर बाई डी थीटा की या डिफरेंशिएशन जब हम इस एक्सप्रेशन की करेंगे तो ये 2u स्क्वेयर बाय जी तो कॉमन है इस एक्सप्रेशन में, ये तो बाहर बैठा रहेगा डिफरेंशिएशन से, और केवल अंदर एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन होगी, मतलब डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। इस चीज को हमें जीरो के बराबर करना है। तो ये 2u स्क्वेयर बाय जी वाली ये पूरी टर्म तो जीरो में ही चली गई। डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या बन रहा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन करनी है तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं। प्रोडक्ट रूल के लिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा इंटू सेकेंड की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसा का ऐसा कॉस थीटा ऐसा का ऐसा साइन थीटा की डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन लिख दी मैंने इस पहली ब्रैकेट में, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर थीटा की डिफरेंशिएशन के लिए मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो समथिंग का स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2 टाइम्स दैट थिंग। समथिंग का स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2 टाइम्स दैट थिंग। जैसे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है तो साइन स्क्वायर थीटा की डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा, लेकिन चेन रूल के मुताबिक उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा की खुद की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा से, दैट इज कॉस थीटा। तो जिसको ये प्रोडक्ट रूल चेन रूल याद नहीं आ रहे हैं वो एक बार प्लीज डिफरेंशिएशन की वीडियोस देखो एक बार दोबारा से, क्योंकि बेसिक बातें कभी कभी यूज होती हैं, बट वेक्टर्स एंड कैलकुलस यही दो नई चीजें हैं जो क्लास 11th के सिलेबस में आती हैं, जो फिजिक्स को थोड़ा सा टफ बना देती हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस। तो यहां से क्या बन रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये बन रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो क्या होता है? ये तो साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। एंड ध्यान से देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद करो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है। मतलब यहां से अपना थीटा सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये हो रहा है cos 2 थीटा या sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा, या ऐसे बोल दो tan 2 थीटा इज इक्वल टू -1। tan ऑफ एनी एंगल -1 कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। +1 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे। तो -1 कब होगा? 180 माइनस 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री पे। तो यहां से अपनी थीटा की वैल्यू सॉल्व हो गई, दैट इज 135/2। इतने डिग्री एंगल पे अगर हम चलती हुई हवा में प्रोजेक्टाइल बना के फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी। डेसिमल्स में बात करें तो दिस इज 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री पे इस क्वेश्चन में अगर हम बॉल को फेंकते हैं या किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, जो कि बिना अगर हवा ना चल रही होती तो ये आंसर अपना 45 डिग्री था और बहुत ही आसानी से डिराइव हो गया था। बट हवा चलते वक्त इसको करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ा या मैक्सिमा मिनिमा वाली बात को यूज करना पड़ा। तो आई होप क्लियर होगा ये सॉल्यूशन। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। मतलब सिंपल अपना ग्राउंड से ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल है। बताना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट अंटिल इट रीचेस ग्राउंड अगेन। डिस्टेंस पूछा गया है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। मतलब सुनने में तो यह सवाल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस क्या होता था? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। मतलब जिस पैराबोलिक पाथ में प्रोजेक्टाइल जाएगा उस पैराबोला की लेंथ पूछिए। अब हमें सर्कल की लेंथ तो पता है, देखो 2πr होती है। रेक्टेंगल की लेंथ भी पता है, पेरीमीटर कितना होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन ये पैराबोला की लेंथ कितनी होगी, ये कुछ अलग तरह का सवाल है। तो ये अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, मैं पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूँ, वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही है, और ये अपना प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। यू और थीटा हमें गिवन है। बॉल
को इनिशियली u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका गया। u और थीटा की टर्म्स में हमें काम करना है, बताना है इस पैराबोला की लेंथ कितनी है या डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। एक तो डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम मत बोल देना गधों की तरह से, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं होता, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है। ऐसे बोल दो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम जो बचपन में पढ़ते थे, लगाते थे, वो कब करते थे? जब स्पीड कांस्टेंट होती थी। तो पैराबोला में तो ऑब्वियसली स्पीड कांस्टेंट है नहीं, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो स्पीड इनटू टाइम करके तो हम काम कर नहीं सकते। तो डिस्टेंस कैसे निकालें? अब इन जनरल यहां पे ध्यान से सुनना, इन जनरल डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या रहेगा? अगर कोई भी एक कर्व हमें दे रखी है, इस कर्व की इक्वेशन हमें पता है, इस कर्व की इक्वेशन हमें पता है, कौन सी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिस पाथ पे ये फॉलो कर रहा है। तो इस कर्व की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो मैं बोल सकता हूं यहां ये कर्व छोटी छोटी बहुत सारी डीएल लेंथ से मिलके बना है। उनमें से कोई एक डीएल लेंथ को देखो, जैसे यहां पर ऐसी छोटी छोटी डीएल लेंथ इस कर्व में बहुत सारी प्रेजेंट है। तो अगर मैं एक डीएल लेंथ पे फोकस करूं, एक डीएल लेंथ पे फोकस करूं और इस डीएल के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन, जैसे हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में। तो अगर मैं एक डीएल की वैल्यू निकालूं और उसको इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दूं, तो टोटल इस पाथ की लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि मैं एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट को देख रहा हूं पहले। अब ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट क्या होगा? तो हम जिन वेरिएबल्स की टर्म्स में काम करते हैं वो है एक्स और वाई, जिसकी टर्म्स में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पढ़ी। तो आई कैन से इस डीएल के अपने आप में दो कंपोनेंट है, एक डीएक्स और एक डीवाई। ठीक है, तो आई कैन से सबसे पहले तो ये डीएल की इंटीग्रेशन इन जनरल फॉर एनी कर्व, सबसे पहले तो डिस्टेंस शब्द का मतलब समझो। डिस्टेंस का इन जनरल अगर हम फॉर्मूला देखें तो इन जनरल डिस्टेंस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएल। ठीक है, एक कोई भी लेंथ एलिमेंट की इंटीग्रेशन या डीएल वेक्टर के मैग्नीट्यूड की इंटीग्रेशन बोल दो, वेक्टर इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। अगर डीएल वेक्टर की इंटीग्रेशन करोगे तो वो ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, बट अगर डीएल के मैग्नीट्यूड की इंटीग्रेशन करोगे तो वो बन जाएगा डिस्टेंस। तो ये क्या होगा? ये होगा रूट ऑफ डीएक्स का स्क्वायर प्लस डीवाई का स्क्वायर, है ना। डीएल के ही दो कंपोनेंट हैं, डीएक्स और डीवाई। अब dx और dy क्या है? dx है x में आने वाला हल्का सा चेंज, मतलब अगर इस पोजीशन पे प्रोजेक्टाइल है, यहां पे इसका जो x कोऑर्डिनेट है उस x में हल्का सा चेंज है dx, और इस पोजीशन पे जो y कोऑर्डिनेट है y में हल्का सा चेंज है dy, जो ये अगले dt टाइम के अंदर कुछ स्पेंड करने वाला है। तो dx और dy मुझे सोचने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? ये तो हो गया अपना इन जनरल फॉर्मूला, डिस्टेंस का इन जनरल फॉर्मूला। अब मुझे x और y पता है ऑलरेडी, इक्वेशंस ऑफ मोशन से मुझे पता है x क्या होता है। x होता है ux t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, मतलब u cos थीटा इंटू टी। हाफ एक्स टी स्क्वायर वाली टर्म तो जीरो है। सिमिलरली y का भी अपने को फॉर्मूला पता है, u y दैट इज u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई होता है माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों, क्योंकि x और y इन्हीं में टाइम को एलिमिनेट करके हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाली थी, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों में से, इन्हीं दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में से। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि dx और dy की वैल्यूज मुझे पता है। अगर मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर पार्टिकल x कोऑर्डिनेट है, तो टाइम में जब हल्का सा चेंज आएगा dt का, तो x में जो हल्का सा चेंज आएगा dx का, उसकी वजह से उसी dx को मुझे तलाश है, उसी dx की मुझे तलाश है, और वो dx यहाँ पे पुट करना है अपने को। तो आई कैन से dx कितना बन रहा है यहाँ पे, ऐसे बोल दो dx बाई dt कितना बन रहा है? dx बाई dt होगा u cos थीटा, सिंपली u और थीटा तो फिक्स्ड है, तो यहां से dx आ गया अपने पास। dx इज नथिंग बट u cos थीटा dt। ठीक है, ये dx ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में जाने वाला है। डालते हैं अभी इसको, dy भी इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं पहले। dy कितना बन रहा है? dy बाई dt बन रहा है u साइन थीटा, t की डिफरेंशिएशन 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में हाफ जी बैठा रहेगा, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो जाएगा 2t इंटू हाफ जी इज gt। ठीक है, तो dy बाई dt है u साइन थीटा माइनस gt, या dy अपने पास आ गया, दैट इज u साइन थीटा माइनस gt होल इंटू dt। ये चीज आ गई dy की वैल्यू। इस dy की वैल्यू को भी अपन उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जैसे ये दोनों पुट करेंगे
तो अपना डिस्टेंस का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी एंड डी टी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बन रहा है डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। डी एक्स का स्क्वायर माने यू कॉस थीटा इंटू डी टी, यू कॉस थीटा इंटू डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर, डी वाई माने यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू डी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू डी टी, इस चीज का होल स्क्वायर। ये पूरी चीज रूट में है। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो पूरी टर्म अपनी टाइम और dt की टर्म्स में, t और dt की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है तो डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल इनिशियल टाइम था यहाँ पे 0 और फाइनली बी पोजीशन पे जब बॉल पहुंचेगी तो टाइम कितना होगा वो हमें पता है, फॉर्मूला पता है उसका 2u sin थीटा बाय जी। ठीक है, तो लिमिट्स, इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम बोल सकते हैं 0 से लेकर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक होंगी। कैपिटल टी लिख देता हूं मैं इसको अभी, बाद में कैपिटल टी को मैं 2u sin थीटा बाय जी डाल दूंगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसमें से dt कॉमन आ रहा है बस एक, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो इंटीग्रेशन में 0 से टाइम ऑफ फ्लाइट तक रूट के अंदर क्या बनेगा, एक तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, dt बाहर ले जाएंगे रूट से, और दूसरी टर्म है u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर होल इंटू डी टी। ठीक है, तो इसके अंदर अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करें। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा ले रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन कैसे, ये जो टर्म है u साइन थीटा माइनस जी टी, इस चीज को मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। लेट कर लेते हैं इसे, लेट दिस क्वांटिटी, इसका कुछ m नाम दे दिया। तो अगर इस क्वांटिटी को मैंने m नाम दिया है तो मतलब m इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी हो गया। मतलब टाइम की जगह मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं m नाम से कुछ, जो कि u साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर है। तो अगर मैं नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे सारा का सारा एक्सप्रेशन ये इंटीग्रेशन का t की जगह m और dm की टर्म्स में दिखना चाहिए, तभी m के रिस्पेक्ट में मैं आगे इंटीग्रेशन प्रोसीड कर पाऊंगा। तो एक तो ये पूरी टर्म तो चलो m बन ही जाएगी, लेकिन अब जब m बन जाएगी तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसकी इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगी, तो मुझे dt को भी रिप्लेस करना होगा dm की टर्म्स में। तो dm और dt में रिलेशन क्या है वो इस यहां से देख सकते हो, m और t में रिलेशन पता है तो dm और dt में भी रिलेशन पता है, डिफरेंशिएट मार दो इसको। तो dm बाई dt बन रहा है u साइन थीटा की डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस gt की डिफरेंशिएशन माइनस g टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब dm या dt की वैल्यू मुझे पता है, dt इज -1 बाय जी टाइम्स dm। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट m स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू dt, dt की जगह -1 बाय जी, -1 बाय जी क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहा हूं, इंटू dm। अब ये पूरी इंटीग्रेशन अपनी m और dm की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लोअर लिमिट, अब लिमिट्स, क्योंकि ये जो दो लिमिट्स यहां लगी हुई थी, ये लिमिट्स तो टाइम की लिमिट्स थी, इनिशियल टाइम 0 था और फाइनल टाइम कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो अब क्योंकि m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट्स किसकी लगेंगी, m की लिमिट्स लगेंगी। थोड़ा ढंग से एक बार एक्सप्रेशन लिख दें, m की लिमिट्स में जब टाइम की वैल्यू 0 थी, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो m की वैल्यू जो थी उस वक्त वो लोअर लिमिट पर डलेगी। तो टाइम की वैल्यू, अब m और t में रिलेशन अपने को ऑलरेडी पता है जो हमने लेट किया है। तो टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो m की वैल्यू कितनी बन रही है, टाइम की वैल्यू 0 पे वो बन रही है इस एक्सप्रेशन से u साइन थीटा। ठीक है, और जब टाइम की वैल्यू खुद 2u साइन थीटा बाय जी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u साइन थीटा बाय जी, तो यहां पर जैसे डालोगे टाइम की वैल्यू जब 2u साइन थीटा बाय जी होगी, मतलब gt जो होगा वो 2u साइन थीटा होगा, मतलब m उस वक्त कितना होगा u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, दैट इज माइनस u साइन थीटा। बहुत ध्यान से एक बार देख लो इस एक्सप्रेशन को, वीडियो पॉज करके सोच सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस का ये एक्सप्रेशन बन रहा है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं, यहां पे ये बन रहा है एक तो देखो अपर लिमिट पे नेगेटिव साइन है, लोअर लिमिट पे पॉजिटिव साइन है। तो अगर मैं लिमिट्स को उल्टा कर दूं, हमें करना क्या होता है, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। अगर मैं लिमिट्स को उल्टा कर दूंगा तो लोअर माइनस अपर, मतलब एक नेगेटिव साइन और जनरेट हो जाएगा, वो नेगेटिव इस बाहर वाले नेगेटिव से कट जाएगा। थोड़े सुंदर तरीके से लिख रहा हूं बस मैं, इस नेगेटिव साइन को मैंने लिमिट्स की इंटरचेंजिंग में यूज कर लिया। तो लोअर लिमिट हो गई माइनस यू साइन थीटा, अपर लिमिट हो गई प्लस यू साइन थीटा, और बाहर का माइनस हटा दिया, और रूट के अंदर है m स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू डी एम। ठीक है, एम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, एम के रिस्पेक्ट में ही एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, एम की टर्म्स में ही। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन कैसे हो, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे खतरनाक इंटीग्रेशन है जो कि क्लास 12th के मैथ्स के बच्चों को आराम से पता होती है। ठीक है, तो अभी क्योंकि इस चीज का हमें फॉर्मूला नहीं पता तो मैं एक बार फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्लास 11th के बच्चों से कि वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद हो, बट मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं उसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्लास 12th मैथ्स के सिलेबस में, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होती है with respect to x, a is some constant, a is any constant, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज हाफ टाइम्स, काफी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, हाफ टाइम्स x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से, ये एक्सप्रेशन इस इंटीग्रेशन का आंसर है। बाकी अगर तुम खुद से ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाह रहे हो तो काफी लंबी डेरिवेशन होती है इसकी, जिसमें हम प्रोसीड करते हैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, x इज इक्वल टू कुछ a साइन अल्फा या a साइन बीटा, कुछ भी नाम रख दो, x को अगर हम a साइन अल्फा या a साइन बीटा कुछ रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन उस सब्स्टिट्यूशन से प्रोसीड की जा सकती है, बट काफी लंबी डेरिवेशन के बाद ये एक्सप्रेशन बनता है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, एक स्पेशल रिजल्ट होता है ये इंटीग्रेशन के मैथ्स के सिलेबस में, तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ टू फाइंड दिस आंसर। ध्यान से देखो, ये जो शक्ल है बिल्कुल यही शक्ल अपनी भी आई है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली पूरी टर्म रूट के अंदर है। तो इस रिजल्ट को अगर मैं यूज करता हूं तो ये बन रहा है देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना बन रहा है, x की जगह अपनी m वाली टर्म एंड 1/g पूरा बाहर है, और a स्क्वायर की जगह u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ध्यान से, एक तो 1/g बाहर है, एक ये हाफ यहां इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो बाहर हो जाएगा 1/2g इंटू ब्रैकेट के अंदर x की जगह अपना m इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या था अपना, a स्क्वायर था u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अगला ए स्क्वायर, दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू लॉग ऑफ या ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसकी लिमिट है लोअर लिमिट पे माइनस यू साइन थीटा है और अपर लिमिट पे प्लस यू साइन थीटा है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 1/2g इंटू, इस पूरे एक्सप्रेशन में पहले m की जगह अपर लिमिट डलेगी और फिर माइनस साइन लगेगा और फिर m की जगह लोअर लिमिट डलेगी। तो अपर लिमिट जब हम डालेंगे, मैं हाथों हाथ अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट दोनों को डाल रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी करता जा रहा हूं। देखो, अपर लिमिट जब डाल रहे हैं तो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, है ना, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, यू स्क्वायर का रूट हो गया यू, और यहाँ क्या डलेगा, यू साइन थीटा। लिख देते हैं एक बार, ये है यू साइन थीटा, इस m की जगह यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय यू, मतलब यू स्क्वायर साइन थीटा हो गया। ये हो गई अपर लिमिट। जब तुम लोअर लिमिट डालोगे तो यहां बनेगा माइनस यू साइन थीटा, और यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर तो फिर से वही कहानी चलेगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज यू स्क्वायर। तो यही सेम एक्सप्रेशन बनेगा बट विद अ नेगेटिव साइन बनेगा। तो जब हम यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस इसी का नेगेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, प्लस अगले एक्सप्रेशन को देखें तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो चलो कांस्टेंट है, ये तो बैठा रहा। लॉग ऑफ, जब हम अपर लिमिट डालेंगे, जब अपर लिमिट डालेंगे m की जगह u साइन थीटा, तो ये बन रहा है u साइन थीटा प्लस रूट के अंदर वही सेम कहानी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज यू स्क्वायर का रूट दैट इज यू। जब हम लोअर लिमिट डालेंगे तो बनेगा माइनस यू साइन थीटा m की जगह, और रूट के अंदर फिर से वही सेम कहानी, तो प्लस यू। तो ये क्या किया मैंने, लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ अपर लिमिट वाली एक्सप्रेशन अपॉन लोअर लिमिट वाला एक्सप्रेशन, लॉग ऑफ a माइनस बी, या सॉरी लॉग a माइनस लॉग b इज लॉग ऑफ a अपॉन b। दिस इज द एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस। तो हेंस डिस्टेंस कवर्ड इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इज कमिंग आउट टू बी, एक यू स्क्वायर वाली टर्म भी कॉमन आ रही है, तो यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन हो गया,
और ब्रैकेट के अंदर अपना बचा दैट इज 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इनटू लॉग के अंदर भी देखो तुम न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में से u वाली टर्म कॉमन निकल के कट जाएगी और जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट इज log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन हो गया ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। डिस्टेंस फाइंड करना अपने आप में मुश्किल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, एज वेल एज इस क्वेश्चन में मैथ्स बहुत ज्यादा लगी है। प्योरली मतलब इंटीग्रेशन का ही एक अच्छा क्वेश्चन तुम इसको बोल सकते हो। फिजिक्स का इस्तेमाल काफी कम हुआ है, जो बस पहला स्टेप जो था हमारा वो फिजिक्स की बात थी, जो इससे पहले हमारी डिस्कस भी कभी नहीं हुई कि किसी भी कर्व्ड पाथ में किस तरह से हम डिस्टेंस निकालें। तो उसको हमने देखा कि कोई भी एक स्मॉल लेंथ लो डीएल के दो कंपोनेंट्स होंगे डीएक्स और डीवाई, तो रूट ऑफ डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन एनी कर्व्ड पाथ वेयर डीएक्स एंड डीवाई जो है उसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसमें अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बहुत ध्यान से इसको दोबारा देखो, खुद से एक बार पेन चला के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, तभी थोड़ा चमकेगा। खत्म करते हैं इसी के साथ ये सेशन, ये वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक अपना जो होगा नेक्स्ट वीडियो में, दैट वुड बी रिलेटिव मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अपना यहाँ पे खत्म हो गया है इस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।